हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा चैप्टर 4 है इंग्लिश में, क्लास 10th में। इसके पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया और उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं, और चैप्टर सेकंड भी एक्सप्लेन कर दिया है, उसके भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। चैप्टर थर्ड भी एक्सप्लेन कर दिया और उसके भी उसमें दो पार्ट्स थे, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, वो भी एक्सप्लेन करके एक ही वीडियो में, और उसके भी क्वेश्चन आंसर्स एक वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। और जो सारे लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं एग्जाम के टाइम पे कंप्लीट करा दूंगी। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक बार वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं जरूर कहूँगी कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। इसके बाद मैं ग्रामर भी धीरे धीरे आपको एक एक टॉपिक कवर करा दूंगी, ठीक है। ये देखिए, ये चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये किसके द्वारा है? एनी फ्रैंक के द्वारा ही है। पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ लेंगे, फिर हम लोग नीचे चैप्टर में आएंगे। ये फोटो भी लगी हुई है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? एनालिस मार्ले, एनी फ्रैंक। कब इनका बॉर्न था, कब पैदा हुई थी? 12 जून को 1929, ठीक है। फरवरी या मार्च के टाइम पे ही इनकी डेथ हुई थी, ये पूरा क्लियर नहीं मालूम है। 1945 में। ये एक जर्मन थी, जर्मन गर्ल थी ये, बॉर्न इन जूइश गर्ल who wrote while hiding her with her family and 4 friends in Amsterdam। तो क्या हुआ था, ये जर्मन में ही पैदा हुई। जैसे हम इंडियंस क्या होते हैं, हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, वैसे जर्मन के लोग जूइश को फॉलो करते हैं। तो ये जूइश गर्ल थी और ये लिखना शुरू कर दी थी कब? जब ये एम्स्टर्डम में थी। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? द नीदरलैंड्स में है, ठीक है। क्या हुआ था कि जब हमला हो गया था जर्मनी के ऊपर, तो ये लोग चले गए थे कहाँ पे? द नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे चले गए थे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तब जर्मनी के ऊपर हमला हो गया था और जर्मनी के लोग अपने आप को बचाने के लिए कह सकते हैं कहाँ चले गए थे? एम्स्टर्डम चले गए थे। कहाँ पर है? द नीदरलैंड्स में। यहाँ पे देखिए द नीदरलैंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany। जब नाजीज लोगों ने जर्मनी पे हमला करके वहाँ पे उसको कैप्चर करने लगे थे, तो जर्मनी के लोग कहाँ चले गए थे? नीदरलैंड्स में चले गए थे। वर ट्रैप्ड बाय नाजीज ऑक्यूपेशन, ठीक है, नाजीज लोगों ने वहाँ पे कर लिया था। एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। वही बात लिखी कि वो जूइश पॉपुलेशन पे मतलब परेशान करने लगे थे, एक तरह से कह सकते हैं। The family went hiding in July 1942 in hidden rooms in her family her father Otto Frank। इनके फादर का नाम क्या था? ओटो फ्रैंक नाम था। नीचे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए, After 2 years hiding, the group was betrayed and transported on the concentration camp where the Annie died। एनी की, लेकिन जब वो लोग कंसंट्रेशन कैंप नहीं बने जाते, अभी देखिए इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुए थे तो हम लोग ने बहुत सारे कैंप बना दिए थे। जब जो बॉर्डर के पास के एरिया के लोग थे उनको शिफ्ट हम लोगों ने कर दिया था, और हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप जम्मू में बना करके उनको शिफ्ट किया था। इन अ सेम वे उन लोग को भी शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं पर ही जो है एनी फ्रैंक की डेथ भी हो जाती है। आफ्टर 2 years हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड and transported to the concentration camp where Anne Frank died। किस चीज़ से मरी थी? ये लिखा हुआ है, टाइफस से मरी थी। इन बर्जन एंड बेल्सन within 10 days of her sister। मतलब उसके कुछ दिन में ही उनकी सिस्टर की भी डेथ हो गई थी। मार्गॉट फ्रैंक, उनकी सिस्टर का नाम क्या था? मार्गॉट फ्रैंक। हर फादर Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended। बस उनके फादर ही बच पाए थे पूरी, जहाँ पे इतना सारी बमबारी हो रही थी, सब कुछ इन लोग को कैंप में रखा गया था, उसमें से कौन बच पाया था? सिर्फ एनी फ्रैंक के फादर ओटो फ्रैंक ही बच पाए थे। और ही फाइंड द डायरी दैट हैज़ बीन सेव्ड। उनको ये डायरी मिल गई थी एनी फ्रैंक की, तो इन्होंने उसको आगे चल के पब्लिश करा दिया था। कन्विंस्ड इट वॉज दैट अ यूनिक रिकॉर्ड, उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है, इसलिए उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। ही टुक एक्शन टू हैव पब्लिश्ड इन द इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो उन्होंने द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से जो है इसको पब्लिश करा दिया था इंग्लिश में। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे
आप ध्यान से देखो, 13 बर्थडे जब एनी फ्रैंक का था तब उनको ये डायरी उनके फादर ने गिफ्ट की थी. एंड द क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ हर लाइफ स्पेन फ्रॉम 12 जून टू 1942 अंटिल हर फाइनल एंट्री ऑन 1 अगस्त 1944. तो उन्होंने कब से उसको लिखना स्टार्ट कर दिया था? 12 जून 1942 से उसमें, ठीक है. और कब तक लिखा था? 1 अगस्त 1944 तक. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इनटू ओरिजिनल डच एंड मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. तो उसको पहले डच लैंग्वेज में, उसके बाद आगे चल के बहुत अलग अलग भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया था. और जब इतनी भाषा में मतलब ट्रांसलेट करेंगे तो एक कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी बन गई थी, बुक बन गई थी ये. देयर have also been several films, television and theatrical production. इस पे बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हैं, टेलीविज़न शोज भी आए हैं और काफ़ी कुछ मतलब थिएटर में भी इसके ऊपर वर्क हुआ है, इस पे काम हुआ, इस पे वर्क बना है. एंड इवन ओपेरा में भी इस पे शो किया गया था. इसको ओपेरा में भी, थिएटर में भी, टेलीविज़न में भी और फिल्म्स में, बेस्ड ऑन द डायरी. ठीक है, डायरी के हिसाब से. डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ द नेचर एंड इंसाइटफुल माइंड. ये मतलब एक कह सकते हो, जब इसको लोगों ने पढ़ा तो लगा कि अरे इतनी छोटी सी लड़की इतना कुछ लिख सकती, इतना इंसाइटफुल थिंग लिख सकती है. तो वही बात यहाँ पे बताई गई है. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन. वो डायरी बताती थी कि जब नाजीज लोगों ने जर्मनी पे हमला कर दिया था तो कैसे उन लोगों की ज़िंदगी रह गई थी, कैसे ऑक्यूपेशन उन लोगों का हो गया था, वही बात इसमें बताई गई है. एनी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलिस्ट विक्टिम्स. तो जो एनी फ्रैंक की, उनकी डायरी से मालूम चल गया कि कैसी डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों ने फेस की है पूरे नाजीज़ के टाइम में जब जर्मनी में हमला हुआ था. इसलिए एनी फ्रैंक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सन बन गई थी, इसके बाद विक्टिम बन गई थी, ये कह सकते हैं आप लोग. आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. यहाँ से है, राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. तो एनी फ्रैंक क्या बोलती हैं? डायरी में लिखना एक तरह का स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे लोगों के लिए. मतलब उनको लिखने की इतनी आदत नहीं रही होगी, इसलिए वो ऐसा बात बोलती हैं. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर neither I nor anyone else will interested in the musing of the 13-year-old school girl. तो कहती हैं सिर्फ इसलिए ही नहीं कि उनको लिखने की आदत नहीं थी, उनको ये भी लगता है कि आगे चल के ना मैं ही ना कोई और ही इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट लेगा 13 साल की लड़की, स्कूल जाती हुई लड़की के बारे में पढ़ने के लिए और उसने क्या लिखा उसको पढ़ने के लिए. इसलिए उनको लिखता है कि राइटिंग क्या ज़रूरत है करने की, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है राइटिंग लिखना है, काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. एक तो उनको लिखने की भी आदत कुछ खास नहीं थी और दूसरा उनको लग रहा था कि ना मैं ही आगे चल के ना कोई और ही इसको कभी पढ़ेगा, इसलिए वैसा बोलती हैं. ओह वेल इट डजेंट मैटर. चलो कोई बात नहीं. I feel like writing and I have a even greater need to get all kinds of things off my chest. वो कहती हैं कोई बात नहीं, चलो मैं लिखूंगी, तब भी लिख देती हूँ. जितना है मेरे चेस्ट, मतलब मेरे दिल में सारी चीज़ें भरी हुई हैं अंदर, जितना मेरे अंदर चल रही हैं सारी इमोशंस, चलो मैं उसको लिख देती हूँ. ज़रूरत भी है काफ़ी लिखने की. आई हैव अ ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. चलो मैं उसको दिल से, अपने अंदर से बाहर निकाल के एक कागज़ पेन के टुकड़े पे लिख देती हूँ. कम से कम मेरा इससे दिल हल्का हो जाएगा, जो मेरे अंदर सारे इमोशंस चल रहे हैं वो सामने आ जाएंगे, लोगों को पता चलेंगे. तो वो सोचती चलो ठीक है मैं लिख ही देती हूँ. एक सेकेंड. सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन देखो अब यहाँ पर आएगी. इस लाइन से बोर्ड में भी आंसर क्वेश्चंस बनते हैं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. अब पूछेगा एनी फ्रैंक ने ऐसा क्यों कहा, बताओ. अच्छा तुम लोग को क्या लगता है, ये बात सच है कि गलत है? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. अब देखो हम लोग अपनी कहानी किसी को बताने चलेंगे, हमारे सामने हमारी कोई फ्रेंड बैठी है, हमारा कोई फ्रेंड बैठा है, अपना दुख दर्द बताएंगे कि सुनो यार हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया यार, उसके बाद ये ऐसा हो गया था, लड़की ने ऐसा मेरे साथ कर दिया. तो कोई लड़का बताएगा, कोई लड़की बताएगा यार वो लड़का मुझे बड़ा पसंद है.
समझ रहे हो ना तुम लोग। लेकिन फिर एक बार के बाद सामने वाला लड़का क्या कह रहे यार इसके डेली की वही कहानी है, चुप रहो, हटाओ इसको यहाँ से, इसके पास नहीं बैठूंगा, ये तो वही डेली का अपना लेके बैठ जाता है लड़का लड़की। लेकिन पेपर पे अगर तुम अपनी बातों को लिखोगे, डायरी में अपनी बातों को लिखोगे, तो डायरी तो कभी या पेपर तो कभी मना नहीं करेगा यार वही बातें डेली लिख रहे हो जाओ यहाँ से, ऐसे तो कभी पेपर नहीं कहेगा ना। इसीलिए बोला गया है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस है देन पीपल। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर क्वेश्चन आंसर अभी मैं इसका आराम से करा दूंगी वीडियो के बाद। आई थॉट of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my head। मतलब कह सकते हैं ऐसे अपना हाथों को चिन पे रखकर चुपचाप बैठी हुई थी और बहुत सारे डिप्रेस फील कर रही थी बिकॉज नाजीज का एक तो हमला हो गया था जर्मनी पे और उन लोग को अपना घर, अब तुम ही सोचो अपने इंडिया में देखे होगे अभी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो जम्मू में राजौरी पुंछ के तरफ के लोगों को अपना घर छोड़ छोड़ जम्मू के तरफ जो शेल्टर होम्स बनाए गए थे वहाँ आए, तो उनको कैसा लगा, एकदम डिप्रेस तो फील कर गए होंगे, एकदम उनका घर बर्बाद हो रहा था उसमें, जब देख रहे उसमें शेल्स गिर रहे थे, वीडियोस तो काफ़ी आई थी। इन अ सेम वे वो भी काफ़ी डिप्रेस फील कर रही थी, काफ़ी लोनली फील कर रही थी, अपने हाथ को अपने चिन पे रख के चुपचाप मुंह पे रख के बैठी हुई थी। तो उसको लग रहा था बोर्ड एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब देखो लिखा हुआ विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसको भी एकदम बोरिंग फील हो रहा था, कोई उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और टू गो आउट, तो सोच रही थी बाहर जाऊं या अंदर ही घर में रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read it, this stuff back noted grandly referred to as the diary। तो बोलती है जो मैं डायरी ये लिखूंगी मैं इसको किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। आई एम नॉट प्लानिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये बात, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस। ठीक है, डायरी को, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई एक रियल सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा तब तक मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। इट प्रॉबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, नाउ I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place। I don't have a friend। तो कहती है हाँ मेरे पास ऑप्शन है, मुझे कारण मिल गया डायरी लिखने का। क्यों कारण मिल गया उसको डायरी लिखने का? क्योंकि उसको लगता है उसके पास कोई और दोस्त नहीं है, तो मैं उसका अब डायरी लिख करके और उस डायरी को ही अपनी दोस्त बनाऊंगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से समराइज कर देते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है कि एनी फ्रैंक कितने साल की लड़की थी, 13 साल की एक लड़की थी जिनको उनको डायरी मिली थी गिफ्ट में उसके फादर के द्वारा, तो उसके 13th बर्थडे पर। और शी फाउंड राइटिंग, पहले उसको राइटिंग बहुत स्ट्रेंज लगता था कि ये सब क्या है, तो लेकिन फिर आया, वो बोलती है शी हैड नेवर रिटन अ डायरी, क्योंकि उसने कभी डायरी लिखी नहीं थी तो उसको स्ट्रेंज लग रही थी। इन हर फर्स्ट सेंटेंस शी एक्सप्रेस्ड डिजायर टू कॉन्फाइन एवरीथिंग टू द डायरी। फिर उसको लगता है कि हाँ ठीक है मैं डायरी में सब कुछ लिखूंगी, सब कुछ बताऊंगी। और उसको ये भी लगता है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है पीपल से, तो शी थॉट दैट नो बडी वुड बी, पहले तो उसको लगता है कोई उसकी डायरी को पढ़ना को कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं है विद होम शी कैन शेयर ऑल हर सीक्रेट्स। तो वो सोचती है कि मेरे पास ऐसा कोई दोस्त है नहीं कि मैं जिससे अपनी सारी सीक्रेट्स को शेयर कर सकती हूँ। तो सोचती ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मैं डायरी लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। Let me put it more clearly since no one will believe that 13-year-old girl is completely, यहाँ पे आते हैं, Let me put it clearly since no one will believe that 13-year-old girl is completely alone in the world। तो कहती है देखो मैं ये बात तो बोल रही हूँ कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन कहती है कि मैं ये बात बता दे रही हूँ कोई विश्वास नहीं करेगा ये बात कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, वो कहती मेरे प्यारे माता पिता भी हैं। अ 16-year-old सिस्टर, एक वो 13 साल की और उससे एक बड़ी उसकी बहन 16 साल की है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कॉल फ्रेंड्स, और ऐसे 30 लोग और हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बोलती हूँ। आई हैव फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, तो बताती है मेरे पास कौन कौन है, पेरेंट्स हैं, सिस्टर है एंड 30 मेरे दोस्त हैं, और एक मेरी और फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है, उसको बोलते हैं मेरी लविंग आंट है और उनका घर। नो द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट
माई वन ट्रू फ्रेंड। देखो इतने सारे लोग उसके पास थे, ठीक है, लेकिन कोई उसका ट्रू फ्रेंड नहीं था। देखो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है ना, माई वन ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। इतने सारे लोग हैं, 30 दोस्त हैं, माता पिता हैं, बहन है, आंट है, लेकिन उसका कोई ट्रू फ्रेंड यहाँ पे लेकिन नहीं है। इसीलिए उसको फिर डायरी लिखने की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है और उसको लगता है कि मुझे डायरी लिखना ही चाहिए, तभी मैं सारी सीक्रेट या अपने दिल की बात कह पाऊंगी। All I think about when I am with my friends is having a good time। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मुझे लगता है चलो ठीक है, मैं उनके साथ एक अच्छा टाइम बिता लेती हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing। मतलब मैं कोई अलग से कुछ बातें नहीं कर पाती हूँ, बस वही ऑर्डिनरी डेली की बातें कर पाती हूँ, और कैसे हो, क्या कर रहे हो, कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, ये सब नॉर्मल बातें कर पाती है। कोई एक्स्ट्रा या कुछ अलग से कुछ अपनी बातों को नहीं रख पाती है। We don't seem to be able to get any closure and the problem। मतलब वो कहती है कि हम लोग कभी बहुत क्लोज नहीं आ पाते हैं, हम लोग के हमेशा बीच में एक डिस्टेंस बना रहता है और हम लोग बहुत क्लोज कभी नहीं आ पाते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। मे बी इट्स माई फॉल्ट। वो ये नहीं कह रही कि उन्हीं लोग की दिक्कत है सारी, वो ये बात मान रही हो सकता है सब मेरी दिक्कत हो, मेरी ही फॉल्ट हो। That we don't confine in each other। देखो confine का मतलब दिया हुआ है, to tell personal things privately to a person that one trust। तो वो कहती कि ये हो सकता है हमारी दिक्कत हो कि हम लोग आपस में एक दूसरे से पर्सनल बातें नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट बातें नहीं कर पाते हैं, वही नॉर्मल ऑर्डिनरी थिंग्स डेली के हालचाल ही बस ले पाते हैं। इन माई केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर। मेरी केस में तो ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, नॉर्मल फ्रेंड्स है जिनसे मैं डेली की रोज़मर्रा की बातें कर पाती हूँ और कोई पर्सनल या प्राइवेट बातें मैं नहीं कर पाती। आप लोग के भी तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, इस उम्र में तो जरूर होते हैं, बेस्टीज होती हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर होते हैं कि नहीं। तो इनसे आप सारी अपनी पर्सनल बातें कर पाते हैं, प्राइवेट बातें कर पाते हैं। पर यहाँ एनी फ्रैंक के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं थी। तो उसने क्या है, अपनी डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड बना लिया था और उसी में सारे अपने सीक्रेट्स को लिखती थी और अपने दिल की बातें लिखती थी। पर उसके पास जो नॉर्मल ही फ्रेंड्स थे जिनसे वो डेली का बात हाय हेलो कर पाती थी बस। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और अब ऐसा लगता नहीं कि कोई चेंज हो पाएगा कोई भी चीज़, अब जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चीज़ें चलेंगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसीलिए फिर मैंने डायरी लिखना अब स्टार्ट ही कर दिया है। वो ये बात बोलती हैं। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend। I am going to call the diary Kitty। ये important word आ गया, क्या भाई लिख देती हूँ। वो क्या कहती हैं, मैं और लोगों की तरह सारी बातें हम जॉट डाउन नहीं कर दूंगी अपनी डायरी में। एक एक पल लिखा हुआ ना कि जॉट डाउन, मतलब एक एक चीज़, एक एक क्षण, एक एक सेकंड की बातें मैं उसमें नहीं लिखूंगी। वो ये बात बोलती हैं। बट मैं क्या करूंगी, मैं उसको अपना फ्रेंड बनाऊंगी और उसका नाम भी, आपके सब फ्रेंड्स का नाम है कि नहीं है, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा, सबके बेस्ट फ्रेंड्स का नाम बेस्टीज का नाम है ना। इन अ सेम वे एनी फ्रैंक की बेस्टी का नाम क्या हो गया था, किटी हो गया था। उनकी बेस्टी कौन थी, किटी। किटी कौन है, डायरी है। उसने अपनी डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया और उसका नामकरण भी कर दिया किटी। तो कहती मैं सब कुछ नहीं लिखूंगी, बट ऐसे सारे सब लोग लिखते हैं, बट मैं उस डायरी में उसको फ्रेंड बना के आई एम गोइंग टू राइट इट्स वेरी लिटिल थिंग बट अ पिन पॉइंट आई एम गोइंग टू राइट। वो ये बात बोलती हैं कि मैं इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगी, मैं एक एक बात, एक एक चीज़ें नहीं जॉट डाउन करूंगी, और उसका नाम वो किटी लिख देती हैं। किटी ये वर्ड, ये क्वेश्चन MCQ में भी, वन वर्ड में भी, कहीं पर भी आ सकता है एग्जाम में। इस वर्ड को बहुत ध्यान से याद रखना। ये सारा क्वेश्चन आंसर जो है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का, ये मैं अभी करा दूंगी इस वीडियो ख़त्म होने के बाद। एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in it, I'd better provide a brief sketch of my life
मच एज अ डिसलाइक डूइंग सो। तो वो कहती है पहले मैं अपनी लाइफ की एक ब्रीफ स्केच आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि मैं जो यहाँ पे लिखूँगी शायद बहुत लोगों को समझ में ही ना आए, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। ओके, ठीक है, मतलब अपने जीवन का एक कहते हो संक्षिप्त तरीके से वर्णन बताना चाहती हैं, ठीक है। देखते हैं। My father, the most adorable father I have ever seen. Very good. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मतलब वो अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं। वो अपने पापा को सबसे प्रिय आदमी बताती है, सबसे प्रिय पिता बताती हैं, और बताती कि मेरे पापा मम्मी की शादी कब हुई थी, जब उनके पापा 36 ईयर्स के थे और उनकी मदर 25 ईयर्स की थी, तब उन लोग की शादी हुई थी, ठीक है। ये बात ठीक आ गई। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकटर्न इन जर्मनी। तो बताती कि मेरी सिस्टर बॉर्न हुई थी 1926 में। उनके सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1926 में वो बॉर्न हुई थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में वो बॉर्न हुई थी, इतनी बात समझ में आ रही है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और वो कब, उससे 3 साल बाद 1929 में 12 जून को पैदा हुई थी। ये चीज़ें याद रखना आप लोग। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, तो वहाँ पे कब तक रहती हैं, 4 साल तक रहती हैं। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, फिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं। देखो नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में एक छोटी सी जगह क्या है, हॉलैंड। लाइक वी लिव इन इंडिया, इंडिया में जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, लाइक वी लिव इन, आई लिव इन इंडिया। इंडिया में कहाँ रहती हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ रहती हूँ, लखनऊ में। इन अ सेम वे वो कहाँ थी, एम्स्टर्डम की कैपिटल क्या है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, दिल्ली के अंदर आप कुछ भी इलाके के नाम ले लो, ठीक है, बहुत सारे इलाके हैं, ये करोल बाग है। इन द सेम वे आप कह सकते हो वो द नीदरलैंड्स के अंदर कहाँ रहती थी, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम के अंदर कहाँ रहती थी, हॉलैंड में रहती थी। अब समझ में आ गई होगी बात। दिल्ली से रिलेटेड कर लो कि इंडिया कैपिटल दिल्ली, दिल्ली से रिलेटेड करोल बाग और बहुत सारे जो इलाके हैं सब में ऐसे मान लो। तो वो लोग उसके बाद वहाँ जब नाजीज का जर्मनी में अटैक आ गया था तो हॉलैंड चले गए थे 1933 में। वही बात ये लिखती हैं। माई मदर एडेड हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। पहले उनकी फादर मदर जाते हैं, सिर्फ पहले पूरी फैमिली को लेके वो लोग नहीं जाते हैं, पहले उनके सिर्फ फादर मदर वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, while Margot and I were sent to एक्ने टू स्टे विथ माई आर ग्रैंड मदर। और जो उनकी बहन मार्गॉट और वो एने वो अपने ग्रैंड मदर के पास उन लोग को छूट जाते हैं कि तुम लोग अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ पे रहो। मार्गॉट वेंट टू द हॉलैंड इन दिसंबर, और उसके बाद मार्गॉट कब जाती है, दिसंबर के महीने में हॉलैंड जाती है। आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके अगले साल जैसे जनवरी आता है फिर फरवरी आता है सेकेंड मंथ, तो वो फरवरी में वहाँ पे जाती हैं। आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। अब वो देखो अपने आप को यहाँ पे कह सकते हो एक किसी चीज़ से कंपेयर करती हैं कि मैं एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो मार्गॉट के लिए उसके बर्थडे पे मुझे ऐसे टेबल पे लाके पटक दिया गया था कि लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ये है। तो एक किसी भी प्रेजेंट से अपने आप को कंपेयर करती हैं कि मुझे जो है जब फरवरी में ले आया गया क्यों लाया गया था कि मार्गॉट का बर्थडे था और उसके बर्थडे प्रेजेंट में मुझे मार्गॉट को दे दिया गया। ये बात को कंपेयर करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो उसके बाद वो कहाँ पढ़ने लगी थी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड हेयर अंटिल आई वॉज 6। वो वहाँ कब तक रहती है, जब वो 6 साल की उम्र तक वहाँ पे रहती हैं। एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फ्रंट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूप्रस। तो बताती हूँ फिर मैं वहाँ 1st से लेके 6th तक पढ़ी और 6th में उनकी टीचर कौन थी, मिसेज क्यूप्रस थी, द हेड मिस्ट्रेस। वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ वर इन टीयर्स एज वी हैड सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जैसे ही मान लो 6th के बाद उनका फेयरवेल होता होगा वहाँ पे, तो उनके टीचर उनकी दोनों लोग की आंखों में आंसू भर गए थे। वो लोग रोने लगी थी एक दूसरे को देख करके, क्योंकि फेयरवेल का टाइम देखो आप लोग भी
12th में जाओगे आप लोग ने अपने सीनियर्स का फेयरवेल तो देखा ही होगा, 10th में हो तो 12th का फेयरवेल तो देखा ही होगा। तो एक जब लोग स्कूल छोड़ के जाते हैं तो एक आँख में आंसू आ जाता है, एक दुख आ जाता है कि यार इतने साल इस स्कूल में बिताया है, अभी स्कूल हमको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ही दुख आ जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी आपस में बन जाता है। तो इन सेम वे यहाँ पे एनी को भी अपने स्कूल से और टीचर से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था और जब उनका फेयरवेल हो रहा था तो वो रोने लगी थी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। तो फिर क्या होता है 1941 में क्या होता है, जो उनकी ग्रैंड माँ होती हैं जहाँ वो लोग पहले उनके पापा मम्मी भेज देते हैं, वहाँ वो इल हो जाती मतलब बीमार हो जाती हैं। एंड हैड टू एन ऑपरेशन, उनको ऑपरेशन किया जाता है उनका। ऑन माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो इसलिए उनका ऑपरेशन हुआ रहता है। तो उनका जो बर्थडे रहता है आने का वो छोटे में ही मना लिया जाता है, हल्के फुल्के में कह सकते हो। जैसे हमारे लिए कुछ होता है तो बर्थडे हम लोग का नहीं मनाया जाता है, या कुछ हल्के फुल्के में घर में मना लिया जाता है। इन अ सेम वे एनी के साथ भी यही हुआ था कि उनकी ग्रैंड मदर का ऑपरेशन हुआ था, तो उनका जो बर्थडे फिर आया था तो बहुत हल्के फुल्के छोटे से में घर के अंदर ही मना लिया गया। तो वही बात ये बताती हैं। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। 1941 में तो उनका ऑपरेशन ही होता है समर में, समर मतलब कि मान लो कि जून जुलाई में, और जनवरी आते आते 1942 की ग्रैंड मदर की उनकी डेथ हो जाती है। No one knows how often I think of her until she love her। तो कहती कोई नहीं जान सकता कि अपनी ग्रैंड मदर को कितना प्यार करती थी और कितना याद करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the others and grandma candle was lit along with the rest। तो बोलती जब मेरा अगला बर्थडे आया 1942 में वो मनाया गया, और उसके साथ ही जब वहाँ मेरे बर्थडे पे केक की कैंडल जलाई गई तो ग्रैंड माँ की भी कैंडल जलाई गई थी, ग्रैंड माँ के नाम की भी कैंडल जलाई गई थी। वो ये बात बताती हैं। द 4 of us are still doing well। अब हम 4 लोग आप अच्छा काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, ये बात वो बताती हैं। And that bring me to the present date of 20 जून 1942। अब देखो डायरी लिखना कब स्टार्ट की थी, अब से स्टार्ट की थी और 1945 तक लिखी थी। तो ये बताता है कि अब जितना भी डिस्क्रिप्शन था उन्होंने अपनी फैमिली का, अपनी फादर का, मदर का, सिस्टर का, अपनी ग्रैंड माँ का दे दिया। अब डायरी शुरू होगी यहाँ से कि उन्होंने डायरी में क्या क्या लिखा था और कैसे हुआ था। अब देखो बताती हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है, अब इस सब कुछ डिस्क्रिप्शन देने के बाद 20 जून 1942 का, जहाँ से उनका डायरी शुरू हो जाता है। एंड द सोलमन डेडिकेशन टू माई डायरी। अब वो डायरी के ऊपर अपना बातें बताएंगे, डायरी में कैसे क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ें अब वो बताएंगी। आगे बढ़ते हम लोग, ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी ओरल कॉम्प्रिहेंशन। अब डायरी का नाम क्या था, डियरेस्ट किटी, 20 जून 1942। आज से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है। आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, द रीजन ऑफ कॉज इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teacher decided to who will move up to the next form and who will be kept back। बताती हैं आज वो दिन आ गया है, तुम सबकी ज़िंदगी में भी दिन आएगा बेटा, बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा। इन द सेम वे वो बताती आज वो दिन आ गया है, आज हमारे टीचर्स बताएंगी कि कौन कौन नेक्स्ट क्लास में जा रहा है और कौन कौन इसी क्लास में अब रुकने वाला है। आज मतलब कि रिजल्ट का डे आ गया है स्कूल में, आज रिजल्ट बताया जाएगा स्कूल के अंदर। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। क्या बताती आधी क्लास तो गेस वर्क करेगी, ये तुम पास होगे तुम नहीं पास होगे, तुम पास हो जाओगे तुम नहीं होगे। तो ये बता रही हैं कि आधी क्लास तो यहाँ बैटिंग लगा रही है, बैटिंग कर रही है कह सकते हो। जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट 2 बॉयज बिहाइंड अस। बताती मेरे पीछे 2 लड़के बैठे हुए हैं और जीएन उनकी कोई फ्रेंड है और वो हंस रही है उन लोग की सिली बातों पर कि वो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं और वो लोग हंस रही हैं। सीएन एंड जैकस हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स। तो पीछे कौन लड़के बैठे हुए हैं, सीएन और जैकस बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टी इसी बात पे बेट करने पे बिता दी कि तुम पास होगे तुम नहीं होगे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, यू आर, आई एम नॉट। ये बात ठीक है। उन लोगों ने पूरी छुट्टी, जो इनके पीछे 2 लड़के बैठे हुए थे सीएन और जैकस, वो लोग पूरी छुट्टी मॉर्निंग से इवनिंग तक यही बेट लगाते, तुम पास होगे मैं नहीं, तुम पास होगे मैं नहीं। तो इसी बात पे जो है जीएन और जो है वो है एन वो हंस रही हैं। इवन जीज प्लेजिंग ग्लांस एंड एंग्री बस्ट कैन
काम डाउन, मतलब कि ताकि अब हम लोग गुस्सा भी गए उन लोगों के ऊपर, पीछे अपने दोनों लड़कों, चुप हो जाओ तुम लोग, ये सब क्या नाटक लगाए हुए हो। जीएन और वो दोनों लोग एकदम गुस्से में भर गई हैं और चुप कराने की कोशिश करी कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो लोग हो ही नहीं रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, एनी फ्रैंक बोल रही हैं, देयर आर सो मैनी डमीज दैट आर अबाउट टू अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, मतलब यहाँ पे इतने सारे कह सकते हो पागल बैठे हुए हैं, इतने सारे बेवकूफ़ डमीज मतलब बैठे हैं कि क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द क्लास को तो यहीं रुक जाना चाहिए, उनको तो अगली क्लास मिलनी ही नहीं चाहिए, वो ये बात बोल रही हैं। ठीक है, कि आधे इतने पागल इस क्लास में बैठे हुए हैं, डमीज़ को बोल रही हैं, डमीज़ नाम लेकर के, कि उनको तो क्वार्टर ऑफ द क्लास को तो यहीं पर इस क्लास ही में फिर से रिपीट करना चाहिए, उनको तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिलने ही नहीं चाहिए, वो ये बात बोलती हैं। बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, जैसे एक लाइन ऊपर थी ना कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, एक वो इम्पॉर्टेंट लाइन थी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाइन ये आती है, टीचर्स आर मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, फिर वो ये भी बात बोलती है लेकिन टीचर्स का कोई भरोसा नहीं है बेटा, कब किसको पास कर दे किसको फेल कर दे कुछ अता पता नहीं, क्योंकि वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं इस दुनिया पे, इस धरती पर। तो आपको क्या लगता है, ये बात सच है कि ये बात गलत है? आप कमेंट करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, क्या टीचर सच में अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होती हैं कि नहीं होती हैं। आगे पढ़ते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट एनी गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मतलब मैं अपनी सारी जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं कह सकते हो यानी बोलती हूँ, और अपने बारे में बहुत ज़्यादा तो वरीड नहीं हूँ मैम, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में तो नहीं हूँ अपनी गर्ल फ्रेंड्स और अपने आप को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर के। विल मेक इट, हम लोग कर लेंगे, हम लोग अगली क्लास पा जाएंगे, ऐसा कोई हमें दिक्कत नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, सबकी तरह उनको भैया मैथ से बहुत डर लगता था, जैसे आप सबको मैथ से बहुत डर लगता है। प्लीज़ बताइएगा कौन कौन एडवांस मैथ्स लिया है, कौन कौन नॉर्मल मैथ्स लिया है, कौन कौन 11th जाके पीसीएम लेगा, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इतना सेम वे एनी को भी किससे डर लगता है, मैथ से डर लगता है। तो कहती सब कुछ तो ठीक है, आराम से मैं और मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में चले भी जाएंगे, रिजल्ट का भी कोई डर नहीं है, बस एक चीज़, एक सब्जेक्ट का बहुत डर है जो है मैथ्स। एनीवे वी ऑल कम anyway all we can do is wait, हम लोग बस क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं रिजल्ट आने का, और बैठ के गेस करते रहे, और कुछ हो नहीं सकता है। अब हम लोग जो लिखना था एग्जाम में करना था वो सब कर चुके हैं, जितना भी कुछ लिखना पढ़ना था हो चुका है, अब सिर्फ चुपचाप मुंह बंद करके वेट करो और रिजल्ट का वेट करो शांति से। until then we keep telling each other नॉट टू लूज हार्ट, मतलब तब तक हम लोग दूसरे से कहते हैं भैया होप लूज मत करना, अपना दिल दुखी मत करना, अपने दिल को छोटा मत करो, रिजल्ट आने दो, वेट करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। आई गेट अलोन प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 आर मैन एंड 2 आर वुमेन। तो बताती मेरे 9 टीचर हैं, जिसमें से क्या 7 मैन हैं और 2 क्या है वुमेन, और सबके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। ठीक है, वो ये बात बताती हैं अपने टीचर्स के बारे में, सबके साथ मेरे प्रिटी वेल संबंध चलते हैं और सबके साथ मेरे अच्छे रिलेशनशिप है, और मुझे किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज गुड। बट व्हाट हैपेंस इज मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स, एक उनके टीचर हैं भैया मैथ्स के, कौन नाम है उनका, मिस्टर कीजिंग, जो उनको गणित पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, लेकिन हाँ वो उनसे काफ़ी, देखो ओल्ड फोजी मतलब होता है कि ओल्ड फैशन टीचर है, वो कह सकते हैं ओल्ड फैशन पर्सन है, तो वो जो उनको मैथ्स पढ़ाते हैं बस वो उनसे काफ़ी अनॉय रहते हैं, अनॉयड मतलब कि गुस्साए रहते हैं। क्यों गुस्साए रहते हैं, और एजेस मतलब कि आदि काल से, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ऐसी बातें बस कही गई हैं, मतलब उनसे हमेशा से गुस्साए रहते हैं। क्यों गुस्साए रहते हैं, क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। शी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल ऑफ आवर क्लास, दैट इज वाई मैथ्स टीचर वॉज ऑलवेज अनॉयड विथ एनी। Who was the math teacher? Mr. Keesing was the math teacher. He was always annoyed with Annie because of her talkative nature. She, उनको चटर बॉक्स बुलाते थे। After several warning, he assigned me extra homework. पहले तो वो बहुत वार्निंग देते थे किसको, एनी को, कि चुप हो जाओ, अब नहीं बातें करोगी, अब एकदम चुप हो जाओ, अब एकदम बातें नहीं करोगी, लेकिन वो चुप नहीं हुए, मानी नहीं, तो वो उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड, कि ऐसे लिख के लाना, किस सब्जेक्ट पे, ऐसे आज चैटर बॉक्स पे, एक चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख के लेकर आना। वो बात मिस्टर कीजिंग उनसे बोलते हैं, आज चैटर बॉक्स
व्हाट कैन वी राइट अबाउट, वो कहती है चैटर बॉक्स ये क्या है, हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं। I'd worry about that later, चलो इसके बारे में घर जाके सोचूंगी, घर जाके डिसाइड करूंगी। I jotted down the title in my notebook, और टाइटल में जो है नोटबुक पे ही टाइटल को नोट कर लेती हैं चैटर बॉक्स, इस पे घर जाऊंगी, वहाँ से मैं सोच करके लिख के लेकर आऊँगी और उसे बैग में रख लेती हैं और घर कीप क्वाइट घर चली जाती हैं। That evening after I finished the rest of my homework, फिर उस शाम को जब वो सारा होमवर्क अपने घर कर लेती हैं, हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, फिर मैं देखती हूँ अरे मैंने तो एक नोट भी लिखा है कि जहाँ मुझे ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स पर, तो वो उसको फिर ध्यान से देखती हैं। I began thinking about the subject while chewing the tips of my fountain pen, मतलब अपने पेन को, फाउंटेन पेन थी उसको चबा रही थी, उसके ऊपर वाले हिस्से को मुंह में डाल करके, और सोच रही थी क्या लिखूं इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में मैं कहाँ से लिखना शुरू करूं, पहली हेडिंग क्या डालूं, ऐसा कुछ सोच रही होंगी। Anyone could ramble on and leave a big space between the words, सोची कि लाओ बड़ा बड़ा लिखती हूँ और खूब जगह जगह छोड़ के लिखनी, नहीं होता कि ऐसे लिखने को आता 200 वर्ड में, तो आप लोग क्या करते हो, खूब जगह एक एक लाइन का फिंगर का जगह छोड़ के लिखते हो, खूब बड़ा बड़ा लिखते हो, उनकी लगे कॉपी खूब भरी हुई है, काफ़ी पन्ने हमने भर दिए हैं इसके बारे में। इन सेम वे एनी भी यही सोच रही थी, बड़ा बड़ा लिखूंगी और खूब जगह छोड़ छोड़ के लिखूंगी, लगे कि मैंने खूब लिखा है, काफ़ी पन्ने ऐसे ही भर दूंगी मैं। बट द ट्रिक वॉज टू कम विथ अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, पर वो चाहती थी कि ऐसा कुछ भी लिखूं जिससे लगे कि नेसेसिटी है, जरूरी है, बातें करना जरूरी है। सेम टाइम पे बातें नहीं करेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, अपने दिल की बात फिर किससे कहेंगे, अपनी इमोशंस को किससे बताएंगे। जिस उम्र में आप लोग हैं, देखिए बातें करना या बात दोस्त बनाना है बहुत कॉमन चीज़ है, सबको बातें करना पसंद, सबको दोस्त बनाना पसंद होगा, सब सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते होंगे, वो अपने इमोशंस को शेयर करते होंगे। इन सेम वे एनी भी यही सोच रही थी कि मैं ये तो लिखूंगी ना, लेकिन कि आर्ग्यूमेंट एक जरूर लिखूंगी, ये इम्पोर्टेंस है भैया बातें करने का। I thought and suddenly I had an idea, बहुत सोची और बहुत सोची, फिर उनको एक आइडिया आ ही गया। I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied, फिर वो 3 पन्ना लिख देती हैं, जो मिस्टर कीजिंग के मैथ्स टीचर ने दिया रहता था चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए, इस पर वो 3 पन्ना लिख देती हैं। I argued that talking is a student's trade, ट्रेड मतलब समझते हो, बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ट्रेड मतलब क्या होता है। कि ये कह सकते हो हमारे बिहेवियर में अपने आप आ जाता है, स्टूडेंट के बिहेवियर, स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड है बातें करना, एक कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है। कैरेक्टर, हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ खासियत होती है, बहुत सारे बच्चों को, आपके यहाँ भी बच्चे या लड़कियाँ को बातें नहीं होती होंगी, बातें करने वाली होती होंगी। इन सेम में वो बताते हैं कि स्टूडेंट का ट्रेड है ये बातें करना, एंड दैट वुड डू द बेस्ट टू कीप इट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो यहाँ से देखो लिखा हुआ है, बट then I would never be able to cure myself from the habit, since my mother talked as much as I did, not more, and that's not much you can do for about inherited traits। तो क्या कहती हैं, देखो पहले सबसे पहले इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिटी या फिजिकल या मेंटल क्वालिटी जो भी हो, दैट वन गेट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स। तो वो बताती हैं कि देखो मैं इसको ओवरकम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी मदर से पाई हूँ, और मदर से एज अ ट्रेट मैं इसको पाई हूँ, मैं अपने जीन्स और डीएनए में इसको पाई हूँ बोलने की आदत को, और ये मैं अपनी मदर से पाई हूँ, तो मैं इसको एकदम शांत या इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो यही बात वो लिखती हैं कि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये आदत तो मैं अपनी मदर से पाई हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। यही बात वो एनी जो है अपने टीचर से और अपने इस पैराग्राफ में लिखती हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। That she defines it that a trait of a student and also कि एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है बात करना, और दूसरा and also mention that she had inherited this trait from her mother who was also very talkative। इतनी बात समझ में आई। पहले ऊपर उन्होंने क्या बताया था कि ये एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, और दूसरा इन्होंने बताया उस 3 पेज की पैराग्राफ है 3 पेज में, दूसरा कि ये मैं अपनी मदर से एज अ ट्रेट इनहेरिटेड ट्रेट पाई हूँ, एंड आई कैन नॉट कंट्रोल दिस एंड बिकॉज माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। तो अब क्या होता है, मिस्टर कीजिंग हैड a good laugh at my argument, but when I proceed to talk
माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन। तो पहले क्या करते हैं, मिस्टर कीजिंग जो होते हैं बहुत तेज़ी से क्लास में हंसते हैं मेरे सारे आर्गूमेंट्स या तर्क जो मैं 3 पेजेस में कॉपी में लिख के ले जाती हूँ उनके लिए ऐसे के रूप में, उसको देख के जब पढ़ते हैं मेरा ऐसे, पहले मैं जब ये सब बातें उनके पढ़ते हैं तो एकदम हंसने लगते हैं। पर आगे जब वो मिस्टर कीजिंग सेकेंड लेसन पढ़ा रहे होते हैं फिर मैं बातें करने लगती हूँ। आई प्रोसीड टू टॉक। ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, फिर अगले दिन मुझे सेकेंड ऐसे दे देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोर्टेड बाय एन इनक्रॉजनेबल चैटर बॉक्स। अब जो आज दूसरा टॉपिक रहता है, ठीक है, आज देते हैं इनक्रॉनिजेबल चैटर बॉक्स का टॉपिक देते हैं कि आज इस पे लिख के लेकर आना। मिस्टर कीजिंग क्या करते हैं, रीड द एसे इन द क्लास एंड लाफ्ड आउट। इन अनदर लेसन व्हेन शी स्टार्ट्स अगेन टॉकिंग एंड देन मिस्टर कीज जो है अगेन उसको पनिश कर देते हैं एंड गिव हर अनदर एसे एज अ पनिशमेंट, और टॉपिक्स आज चेंज कर देते हैं। आई हैंडेड इन इट एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। फिर वो वापस उस पर ऐसे लिख करके मिस्टर कीजिंग को हैंड ओवर कर देती हैं कि आपने जो होमवर्क दिया था ऐसे लिखने का सेकंड टॉपिक पे, लीजिए मैंने लिख दिया है। और अगले 2 लेसन के लिए फिर जो है मिस्टर कीजिंग कुछ कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई बात नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चुप रहती होंगी तो नहीं बोलते होंगे। ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड एनफ। मिस्टर एन ए फ्रैंक हैज पनिश्ड फॉर टॉकिंग इन द क्लास एंड राइट एन ऐसे एंटाइटल। फिर 2 लेसन के बाद जब पढ़ाने बैठते हैं फिर एनी फ्रैंक जो है फिर बातें करने लगती हैं क्लास में, फिर वो एक ऐसे दे देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। फिर से ये पनिश कर देते हैं और कहते हैं ऐसे फिर से लिख के लाना है। किस पे लिख के लाना है, क्वाक क्वाइक क्वाइक सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। इस बार टॉपिक को चेंज कर देते हैं कि आज ऐसे तुम लिख के लाओगी, क्वाक क्वाइक क्वाइक सेड मिस्टर चैटर बॉक्स पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक क्लासरूम की इमेज भी दिखाई गई है कि मिस्टर कीजिंग इनके मैथ्स के सर हैं, ये एनी फ्रैंक हैं, ये उनको डांट रहे हैं और ऐसे लिखने को बार बार बोल रहे हैं। ये में समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। The class roared. I had to laugh too, though I never nearly exhausted my ingenuity of the topic of the chatterbox. तो क्या बोलती हैं कि मैं अब एकदम से क्लास हंसने लगी पहले तो, एंड एनी फ्रैंक भी रियलाइज करती हैं कि मिस्टर कीजिंग अब उनका क्लास में मजाक बना रहे हैं एंड ही इज मेकिंग द फन ऑफ हर, ठीक है। इट वॉज अ टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। तो बोलती अब समय आ गया है कि मैं कुछ और नया चीज़ लिख के लाऊंगी, कुछ ओरिजिनल चीज़ लिख के लाऊंगी। My friend Sene, who was good at poetry, offered to help me to write the essay from the beginning to the end in verse, and I jumped from joy. तो उनकी एक फ्रेंड अब यहाँ पे आती है, उनका नाम ये है, याद रखना, सेने। वो क्या कहती हैं कि चलो, वो क्योंकि ये पोइट्री बहुत अच्छी होती है, पोएम बहुत अच्छा लिखती हैं, तो वो कहती हैं चलो इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी शुरुआत से लेकर आखिरी तक, ठीक है। नो एनी फिर से एनी वांटेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग नाउ एंड डिफरेंट फ्रॉम द टाइम, सो विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सेने हु वाज गुड एट पोएट्री शी रोट द एसे इन वर्स, ठीक है। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद द रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो कहती हैं अभी तक मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स टीचर थे अभी तक मेरे ऊपर जोक कर रहे थे ना, अब मैं उनके ऊपर जोक करके बताऊंगी। तो वही बात लिखी हुई है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज about a mother duck and a father swan with the 3 baby duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो अब वो क्या करती हैं कि अब मैं एक पोएम लिखना स्टार्ट करती हैं अबाउट 3 बेबी डकलिंग के बारे में, ऑफ अ फादर स्वाम एंड अ मदर डक के बारे में। और जो फादर स्वाम होते हैं वो बिट कर लेते हैं डकलिंग्स को अंटिल दे डाइड बिकॉज दे क्वाक्ड टू मच, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है कि फादर डक जो है उनको बिट कर लेते हैं, काट लेते हैं, एक तरह से कह सकते हो, जब तक वो चुप नहीं हो जाती। और चुप कब होती, जब तक वो मरती नहीं है। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक ऑन द राइट। अब जब इतना बड़ा जोक लिख के लेके जाती हैं तो मिस्टर कीजिंग वो जोक को अपने ऊपर ले लेते हैं। मिस्टर कीजिंग टुक द जोक इन द राइट वे, कि भैया ये जोक मेरे ऊपर ही लिखा गया है। ही रीड्स, आगे बढ़ते हैं।
the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. फिर मिस्टर कीजिंग उसको पोयम को हर क्लास में ले जा करके पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी क्लास में तो पढ़ते हैं और क्लासेस में ले जा कर भी पढ़ते हैं. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उस दिन के बाद से जो है since then एने जो थी उनको अलाउड कर दिया गया था कि भैया तुम बातें करो, allowed to talk and did not have assigned any extra homework. उसके दिन से बाद से एनी फ्रैंक को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क बातें करने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता था. ऑन द कॉन्ट्रैक्टरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेक जोक ऑफ दीज डेज. तो क्या होता है कि अब चेंज आ जाता है, कह सकते हो चेंज हैज़ कम इन मिस्टर कीजिंग बिहेवियर. अब इतना सारा सब कुछ होने के बाद मिस्टर कीजिंग के बिहेवियर में चेंज आ जाता है. एंड ही स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स इन द क्लास. वो खुद भी अब क्लास में जोक्स क्रैक कर, पहले तो एकदम ओल्ड फैशन टीचर हुआ करते थे, आते थे पढ़ा चले जाते थे, लेकिन अब वो खुद भी जो है क्लास में जोक क्रैक करते थे, क्लास को काफ़ी इंजॉयमेंट बनाते थे, एंटरटेनमेंट क्लास में करते थे. तो इतनी बात समझ में आ गई. अब मतलब इसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, मतलब अब एकदम कम्प्लीटली चेंज आ गया था, अपोजिट आ गया था बिहेवियर में. अब खुद भी मजाक बनाते थे क्लास में. और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइटली एडेप्टेशन. और आखिरी में लिखा है योर एन ए. इतनी से समझ में आ गया. अब क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और इसके बाद आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर से इसको शेयर कर दें. और जो भी कुछ समझ में ना है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी. थैंक यू.